नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। जितेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला है, क्योंकि हमारे दर्शक, ज्यादातर दर्शक ये बात जानते हैं कि आप कई मिनिस्ट्रीज को इस वक्त होल्ड कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं और साथ ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी उधमपुर की तरफ भी आपका अच्छा खासा ध्यान रहता है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां और इन जिम्मेदारियों के बीच आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बिना वक्त गवाए सर, मैं पहले सवाल पर आ रही हूं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, वो एक चुनौती है सर, लेकिन दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के इंजन को रफ्तार देना भी मौजूदा हालात में बहुत जरूरी है। और हमने देखा है कि मोदी सरकार ने दोनों ही दिशाओं में कदम उठाए हैं। आपसे मैं समझना चाह रही हूं, जी न्यूज़ के करोड़ों दर्शक इस वक्त ये समझना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है सर? सबसे पहले तो धन्यवाद अदिति जी, आपने ये अवसर दिया बात करने का। जैसा कि आपने कहा कि अब ये जो आपदा है, इस प्रकार की आपदा का सामना शायद पहली बार विश्व में को करना पड़ा है और भारत को भी। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि जान भी और जहान भी, तो लाइफ हैज़ टू गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। और इसलिए प्रारंभिक चरण में ही जो प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, इससे पहले कि किसी और देश ने ऐसा सोचा होता, उससे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि हमें इस बात का प्रशिक्षण मिल गया, इसकी ट्रेनिंग मिल गई कि हमने आने वाले समय में अपनी जीवन शैली को किस प्रकार से ढालना है, अपने व्यावसायिक जीवन में, अपने घर परिवार के जीवन में। और साथ ही साथ आंकड़े तो ये भी दर्शाते हैं कि यदि ये अर्ली लॉकडाउन ना होता तो खुदा ना खास्ता देश की या भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 25 लाख तक भी जा सकती थी। तो उन सब चीज़ों को मिला करके, जैसा आपने ठीक कहा, पे अब समय आ गया आगे बढ़ने का। और आगे बढ़ते हुए लेकिन न्यू नॉर्म ऑफ द लाइफ, उसको अपनाने में हमें इस लॉकडाउन ने मदद की है। और जो 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिसमें विशेष कर से ध्यान उन वर्गों का किया गया जो आने वाले समय में देश की आर्थिक स्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं, विश्व परिप्रेक्ष्य में भी। उदाहरण के तौर पर हेल्थ सेक्टर, और बड़ा इमेजिनेटिव, बड़े इनोवेटिव ढंग से, बड़े काल्पनिक ढंग से कुछ एक बिंदुओं को उसमें शामिल किया गया। उदाहरण के तौर पे हेल्थ सेक्टर की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो हर ब्लॉक में एक इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल हो। MSME की बात की तो 40,000 करोड़ उसमें रख दिया गया। इसके अतिरिक्त जो प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति को 5 किलो राशन और 1 किलो दाल की एक जो योजना बनाई गई थी इस पैकेज की घोषणा से पहले ही, और उसके अतिरिक्त 1 टाइम 2,000 डिपॉजिट, वो सब भी जब शामिल हो जाए तो ना केवल उसका आर्थिक सशक्तिकरण होता है, बल्कि आम नागरिक का भरोसा भी बढ़ता है कि ऐसी सरकार है जो हमारी चिंता कर रही है। अब इसका एक दूसरा पहलू ये है कि जो दूर दराज के हमारे क्षेत्र हैं, उदाहरण के तौर पर पूर्वोत्तर, क्योंकि वो भी मैं देखता हूँ, तो प्रधानमंत्री का निर्देश था कि इन क्षेत्रों को प्राथमिकता के साथ एयर कार्गो सप्लाईज की सुविधा दी जाए। पूर्वोत्तर हुआ, लद्दाख हुआ, आइलैंड टेरिटरीज हुई। और सच पूछिए तो 30 मार्च को ही पहली एयर कार्गो सप्लाई वहां चली गई। उससे लोगों में एक आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बना, क्योंकि ऐसा लगता था कि भौगोलिक वहां की ऐसी परिस्थितियां हैं कि आगे चल करके उनको शॉर्टेज हो जाएगा, सप्लाईज में अभाव होगा। तो लोगों को लगा कि नहीं, हियर इज अ गवर्नमेंट विच इज गोइंग टू स्टैंड बाय अस। और उसी के चलते ये आर्थिक, और मुझे लग रहा है कि कुल मिलाकर के जिस प्रकार से भारत आने वाले समय में अपने आप को ढालने वाला, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी बनने वाला है। भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा अवसर आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में होने वाला है, और विश्व इसकी तरफ देखने वाला है। इतना हमारे पास उद्योग के नए नए आयाम खुलने वाले हैं। जैसे पूर्वोत्तर का ही अभी जिक्र हुआ, तो 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की तजारत मात्र हम बैम्बू की किया करते थे, और घर घर में हमारे अगरबत्ती जलती थी, जिसका आयात हुआ करता था वियतनाम से, चीन से। अब जब उसका हमें समझ आया कि इसकी कितना महत्व है, इसकी कितनी वैल्यू है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत नए आयाम खुलने वाले हैं, और हम अपने अनुशासनबद्ध तरीके के साथ अपनी जीवनचर्या को उस तरह से ढालेंगे तो वो उसके अनुकूल दोनों चीजें जुड़ जाएंगी।
अच्छा, इस तरह की भी आशंका है, इस तरह का भी डर है। कई लोग कह रहे हैं कि जून जुलाई में ये जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं इनमें काफी तेजी देखी जा सकती है, बहुत ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। तो सरकार ने उस लिहाज से भी कोई बैकअप प्लान तैयार किया है? सरकार की उस तरफ भी सोच गई है क्या? किस तरह की थिंकिंग या मैं कहूँ स्ट्रैटेजी के लिहाज से आपसे समझना चाहूँ कि उस तरह के हालात अगर आते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया था जब आपने कहा हिंदुस्तान अर्ली लॉकडाउन में गया। हिंदुस्तान अर्ली लॉकडाउन में गया और हमें फायदा भी हुआ, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि भाई इकोनॉमी के इंजन को भी चालू रखना है और हमें ये संक्रमण भी टैकल करना है। तो अगर उस तरह के हालात होते हैं, जैसे कि कई एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं, उस स्थिति में आपका प्लान क्या है? हाँ देखिए अदिति जी, इसके 2-3 पहलू हैं। अब चूंकि इत्तेफाक से मैं एक चिकित्सक भी हूँ, मेडिकल प्रोफेशनल भी हूँ, तो हाइपोथेटिकल जी प्रोजेक्शन करना तो थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन स्टैटिस्टिकली ये जो प्रोजेक्शंस आती हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, उसका आधार होता है कि किस प्रकार का ये वायरस का साइकिल गत सप्ताहों में चला है, किस प्रकार का ये वर्तमान सप्ताह में करंटली चल रहा है, उसके आधार पर कुछ एक प्रोजेक्शंस और अनुमान लगाए जाते हैं। लेकिन हकीकत तो ये भी है कि ये एक ऐसा वायरस है जो हो सकता है लंबे समय तक चले, तो वील हैव टू लर्न टू लिव विद इट। और लर्न टू लिव की जब बात आती है तो उसका यही अर्थ है कि उसमें जीवनचर्या भी चलेगी, व्यवसाय भी चलेगा, उद्योग भी चलेगा, साथ साथ नए इजाद भी होंगे। अब हुआ क्या था कि 25-30 बरस इवन मेडिकल फर्टिलिटी थोड़ा सा इन्फेक्शियस डिजीजेज के उपचार से थोड़ा सा हट गए थे, क्योंकि अधिकतर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर उनका ध्यान और तवज्जो लगने लगा था, चाहे डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, कैंसर है। और वो ज़माना जाता रहा जब हिंदुस्तान में प्लेग होता था, ट्यूबरक्लोसिस होता था, हैज़ा कॉलरा हुआ करता था। और इसलिए ये हाइजीन इत्यादि के ये जो प्रिकॉशंस जिनको हम अब हिदायतें देते हैं, ये उस ज़माने में इनका बहुत ज़्यादा पालन हुआ करता था। इसलिए हमें इस चुनौती के जरिए अपने आप को पुनः अपने कुछ एक पहलुओं को रिवाइव करने का भी अवसर मिला है। और जहाँ तक सरकार का संबंध है और हेल्थ केयर सिस्टम का संबंध है, मैं तो ये कहूँगा कि हेल्थ केयर और हेल्थ प्रिवेंशन में भी भारत दूसरे देशों की तुलना में पीछे नहीं है, कहीं ना कहीं आगे है। उदाहरण के तौर पर जो सबसे पहली दवाई FDA ने मंजूर की है रेबीवायर, वो जो एक एंटीवायरल ड्रग है जिसका इस्तेमाल कहा गया है कि केवल ICU सेटिंग में किया जाए, सीरियस केसेस में किया जाए, क्योंकि उसको इंट्रावीनस दिया जाता है, वो डॉक्टर की देखरेख में उसको एडमिनिस्टर करना पड़ता है। उसके ट्रायल्स में भी हमारे ही CSIR ने उसमें हिस्सा लिया है और आज वो विश्व स्तर पर उसको मान्यता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार जो वैक्सीन बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं देश भर में भिन्न भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न संस्थाओं के द्वारा, उसमें भारत में जो एक ग्रुप्स प्रयास कर रहे हैं उसका भी शायद जल्दी ही नतीजा मिलेगा। और ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो तुलना में कुछ और ऐसे वैक्सीन्स के जो देश के दूसरे या विदेशों से उपलब्ध हों। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये और कुछ एक हमारा इम्यूनिटी लेवल भी दूसरे देशों के लोगों की तुलना में बेहतर रहता है, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी बहुत से इन्फेक्शंस रहते हैं, बहुत सी हाइजीन की कंस्ट्रेंट्स रहती हैं। तो आने वाले समय में हमें मैं तो ये कहूँगा, थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, रादर देन वी गेटिंग यूज टू वायरस विल गेट यूज टू अस। वायरस को हमारे साथ जीने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में उस तरह की और हिंदुस्तानियों में उस तरह की सलाहियत और क्षमता भी है। और बड़े फोकस ढंग से, जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सारा कार्य हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा श्रेय भी मोदी जी को जाता है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता इतनी है कि उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्वोत्तर कहीं भी आप जाइए, आपको ये सुनने को मिलेगा कि यदि मोदी जी ने ऐसा कहा है तो इसमें कोई हमारा हित रहेगा। तो एक जो कंप्लायंस होता है, क्योंकि अक्सर लोग डॉक्टर्स भी क्या कंप्लेन करते हैं कि साहब हमारा कंप्लायंस नहीं है, हमने मरीज को कहा तुम चीनी बंद करो, वो चीनी बंद नहीं करता, लेकिन अगर मोदी जी कहेंगे तो जरूर करेगा। तो उस प्रकार का जो कंप्लायंस देखने को मिल रहा है, ये पब्लिक कंप्लायंस, वो भी अभूतपूर्व है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने की बात भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अलार्मिस्ट होने की भी बात नहीं है।
प्रिकॉशन तो बरतनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने भयभीत होकर के, जिसे कहते हैं प्रिकॉशन नॉट पैनिक, उसके साथ हम चलेंगे तो मुझे विश्वास है कि ना हम आगे और गति से बढ़ने में सफल रहेंगे, बल्कि हमारा जीवन स्तर भी पहले से बेहतर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है और सावधानी और एहतियात बरतना है। आपने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया सर, नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म के लिहाज से बहुत अहम हो जाता है और हिंदुस्तान के और भी कई शहर हैं और भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत हैवीली, बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं पर्यटन के ऊपर। कोरोना वायरस को देखते हुए वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको माना जा रहा है कि बहुत बड़ा हिट उस पर आएगा, सबसे ज्यादा झटका उसको लगने वाला है। उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है? क्योंकि कई लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं, सीधा ताल्लुक है उसका अर्थव्यवस्था से। नहीं, आपने ठीक कहा। सबसे पहले तो जब पूर्वोत्तर का जिक्र आता है, आपने ठीक कहा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब पूर्वोत्तर का जिक्र आता है तो पहली बात मन में ये आती है कि बाकी क्षेत्रों की तुलना में और बाकी प्रदेशों की तुलना में पूर्वोत्तर हैज़ फेयर्ड बेटर एज फार एज, जिसे हम कहते हैं फाइट अगेंस्ट कोरोना। तो ये कोरोना के खिलाफ जो जंग थी उसमें पूर्वोत्तर का रिकॉर्ड बाकी क्षेत्रों की तुलना में किसी हद तक बेहतर रहा। आज भी हालांकि जब ये मूवमेंट शुरू हुई है, बाहर से लोग वापस आने शुरू हुए, तो कुछ एक केसेस में बढ़ोतरी हुई है, पॉजिटिव केसेस में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कल शाम तक का भी आंकड़ा पॉजिटिविटी का 414 ही था। और हमारे 5 प्रदेश ऐसे हैं जो कोरोना फ्री हैं, और 2 प्रदेश तो ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना केस कभी आया ही नहीं, सिक्किम और नागालैंड। और इसका श्रेय भी एक तो केंद्र सरकार को जाता है, प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। आरंभ में ही वहां पर एयर कार्गो की सप्लाईज सुनिश्चित कर दी गई, अर्ली सीलिंग ऑफ बॉर्डर्स हो गया, जो विदेशों के साथ हमारा सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपने जैसे टूरिज्म की बात की, उस पर जब मैं आऊँगा तो उससे पहले ये कहूँगा, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोगों की जागरूकता, उनका अनुशासनबद्ध जीवन व्यतीत करने की एक परंपरा। और जैसे कुछ एक प्रदेशों से हमें ये सूचना आती थी कि साहब फेस मास्क का अभाव हो गया, फेस कवर्स का अभाव हो गया, तो यहाँ पर हमारी इतनी रिच परंपरा है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कि उन्होंने स्वयं ही इतने ढंग के किस्म के फेस मास्क बनाने शुरू कर दिए कि आप पोशाक के हर रंग के साथ अलग फेस मास्क पहन सकते हैं। इतने फैंसी फेस मास्क हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि लोगों को इतना ज्यादा उनमें सहयोग रहा, और गांव में भी लोगों ने अपने अपने गांव में स्वयं हट्स बनाए क्वारंटाइन के लिए। ये जो गोले बना करके सोशल डिस्टेंसिंग का एक चलन शुरू हुआ है मार्केट प्लेस में, ये भी अधिकतर पूर्वोत्तर और मेघालय जैसे क्षेत्रों से हुआ। और इसलिए जहां तक टूरिज्म का संबंध है, हालांकि इस समय लगता है कि बहुत एप्रीहेंशन लगती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और 6 महीने के बाद एक बार फिर से आपसे बैठ करके बात करूंगा कि टूरिज्म के लिहाज से पूर्वोत्तर को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। कारण ये कि विश्व भर से लोग, यूरोप से भी लोग अब धीरे धीरे पूर्वोत्तर की तरफ अपनी नजर करेंगे, सिक्किम की तरफ, गैंगटॉक की तरफ, शिलोंग की तरफ, क्योंकि ना केवल वो सीनिक स्टेशंस हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहे, बल्कि वो ऐसे भी स्टेशंस हैं जो अपने आप को कोरोना फ्री कह सकते हैं। और इसलिए जब विश्व के जो बाकी हॉलीडे रिजॉर्ट्स हैं, ये टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, जहां पर के लोगों को जाने में थोड़ी सी आशंका रहेगी, एप्रीहेंशन रहेगी, एंटीसिपेशन रहेगी, ऐसे अवसर पर पूर्वोत्तर सामने आकर के उभरने वाला है। मैं तो पहले से कहता था कि व्यवसाय के तौर पर भी पूर्वोत्तर इज गोइंग टू बी अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर यंग स्टार्टअप्स एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स हैं वहां पर, ट्रेड के, बिजनेस के, बैम्बू के। और इसी तरह से टूरिज्म के लिहाज से भी पूर्वोत्तर को काफी बढ़ावा मिलेगा, और यूरोप का टूरिस्ट भी अब धीरे धीरे उस तरफ। जी जी, मैं आपसे आप बड़ी अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं कि यूरोप का जो टूरिस्ट है वो जाहिर तौर पर जो अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है उस तरफ आएगा। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे जेएनके से जुड़ा हुआ है। जेएनके में एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो आतंकी संगठन है, सुरक्षा बल उनके खिलाफ बहुत तेजी से ऑपरेशन चला रहे हैं, और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं
कि ये जो नई डोमिसाइल नीति आई है, जिसे लेकर नोटिफिकेशन आया, हालांकि उसे लेकर सियासत भी हुई, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि ये मोदी की कश्मीर क्रांति पार्ट 2 है। एक था आर्टिकल 370 हटना और अब ये दूसरा उसका चरण, और एक तरीके से फाइनल चरण भी कह सकते हैं कश्मीर के लिहाज से बात करें तो। नहीं अदिति जी, आपने मेरे मन की बात, मेरे मुंह की बात छीन ली। कश्मीर में जो डोमिसाइल लॉ आया है, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे वो मेरा लेख भी था कि मिस कैरेज ऑफ हिस्ट्री हैज़ बीन अनडन आफ्टर 70 ईयर्स। एक बहुत बड़ी विडंबना थी और एनेमली थी जो उस समय संविधान के साथ भी हुई और भारतीय प्रजातंत्र के साथ भी हुई। तो जो इक्वालिटी का नियम है, जो प्रजातंत्र के सेहतमंद मूल्य हैं, उनके अनुकूल ये निर्णय हुआ है। आप अनुमान लगाइए कितना अन्याय था कि 70 वर्ष से रह रहे पाकिस्तान से आए हुए वहाँ शरणार्थी, उनको नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया, नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया। और ऐसे समय में जब आप विदेश चले जाएं तो कुछ वर्षों के बाद वहाँ पर भी सिटीजनशिप प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से IAS ऑफिसर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर 30-35 वर्ष अपने जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण प्राइम लाइफ टाइम होता है वहाँ लगा देते हैं सेवा में, और जब वो सेवानिवृत्त होते हैं 60 वर्ष की आयु में तो उनको कहा जाता है कि आप कहीं और जा कर के बसेरा ढूंढिए, हम आपको यहाँ पर बसाने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि किसी और प्रदेश में ऐसी विडंबना नहीं है। कन्याओं को, महिलाओं को उनको अधिकार प्राप्त नहीं थे जायदाद के, प्रॉपर्टी के। तो एक बहुत बड़ी क्रांति है। आज यदि कुछ लोग विरोध कर भी रहे होंगे, कुछ उनमें अपना निजी स्वार्थ भी होगा, लेकिन मुझे विश्वास है जो लोग विरोध कर रहे हैं, और ये मैं बात बड़े बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जो हमारा विरोध कर भी रहे होंगे इस निर्णय का, इतिहास हमें विंडिकेट करेगा। और ये जो विरोधी है, इन्हीं के बच्चे हमें दुआएं देंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बनने के लिए, कि भारत शीघ्र ही अब विश्व मूर्ति बनने वाला है। उसके जो नए मापदंड होंगे उनके ऊपर पूरा उतरने के लिए इस डोमिसाइल कानून ने रास्ता हमवार किया है। और मैं समझता हूं कि ये, जैसा आपने ठीक कहा, एक क्रम शुरू हुआ था जिसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लाने का काम अब हुआ है। आप लॉजिकल कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, बहुत अहम हो जाता है, खासतौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में अब ऑपरेशंस में तेजी देख रहे हैं, और साथ ही देख रहे हैं कि अब विकास की तरफ बढ़ाने की, उसे विकास की पटरी पर ले जाने की पूरी कोशिश मोदी सरकार द्वारा की जा रही है। मैं आपसे पिछले 6 सालों के बारे में, मोदी सरकार के जो पिछले 6 साल रहे हैं, माइनसेस, प्लसेस, अचीवमेंट्स और क्या हो सकता था, उस पर अगर आप संक्षेप में बता पाए हमारे दर्शकों को। चूंकि समय का अभाव है अदिति जी, तो मैं ये कहूँगा संक्षेप में कि सबसे बड़ी मेरे ख्याल से उपलब्धि इन 6 वर्षों में ये रही है कि वो प्राथमिकताएं जो कहीं ना कहीं छूट गई थी पिछली सरकारों के द्वारा, उनकी तरफ ध्यान दिया गया, उनकी तरफ तवज्जो दिया गया। उदाहरण के तौर पर फिर से पूर्वोत्तर की बात आती है। पूर्वोत्तर को इस तरह से हमने छोड़ डाला था कि यदि भारत से कोई मंत्री जाता वहाँ पर केंद्र से दौरा करने, तो कहा जाता था कि मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया हैज़ अराइव्ड, और अखबारों में भी ऐसा लिखा जाता था। अब वो जो मानसिक स्तर पर या जो ज़मीनी स्तर पर जो फासला था, खला था, वो समाप्त हो गया। हिंटरलैंड, मेनलैंड कहा जाता था कि भाई वो डिमार्केशन जाती रही, क्योंकि इतनी अधिक तिरस्कार का शिकार हुआ था वो सारा का सारा क्षेत्र। इसी प्रकार जो लास्ट मैन इन लास्ट क्यू, जिसकी बात मोदी जी ने प्रारंभ में की थी, प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने कहा था मेरी सरकार गरीब को समर्पित। मैं नहीं कह सकता उस समय कितना गंभीरता से लिया गया था, क्योंकि उस समय 2014 में आपको याद है एक बड़ा सिनिसिज्म का आलम था पूरे देश में। लोगों को लगता था कि साहब ये नेता आते हैं, बात करते हैं, सियासतदान आते हैं, जाते हैं, और फिर नेता भी भूल जाते हैं क्या कहा, और जनता भी भूल जाती है कि साहब ये तो कहने को कहा था। लेकिन वी हैव लिव्ड द टॉक। चाहे वो जनधन योजना थी, चाहे वो, अगर मैं उदाहरण देने लगूं तो पूरा का पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन मैं केवल इतनी बात आपसे कहूं कि जब 3 महीने गुजरे थे अभी हमारी सरकार बने हुए 2014 में, तो एक मोदी जी ने नियम लाया कि मिनिमम पेंशन 1000 होनी चाहिए, और हम सब मंत्रियों की ये ड्यूटी लगाई गई थी जगह जगह जाकर के उस योजना की लॉन्चिंग करना। मेरे हिस्से में चंडीगढ़ की जिम्मेवारी आई, और जब हम मंच पर वो चेक वितरित कर रहे थे तो एक बहुत अधेड़ उम्र की महिला आई और हमारे पैरों में गिर पड़ी। हम शर्मसार हो गए। उनको जब उठाया तो वो कहने लगी कि बेटा आप समझ नहीं सकते
मात्र 45 रुपए की पेंशन लेने के लिए मैं अपने गांव से हर महीने पहली तारीख को यहां आया करती थी चंडीगढ़, क्योंकि उनके पति का स्वर्गवास हो गया था तो उनको फैमिली पेंशन मिलती थी। तो कहने लगे आप वापिस जाओगे तो मोदी जी से कहना कि अगर वो पहले आए होते तो मेरे जीवन की कथा कुछ अलग होती। ये बातें जो हैं ये पहले नहीं हुई, क्योंकि एक ऐसी सरकार थी जो जमीन से उपजी थी। इसके अतिरिक्त एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण मोदी जी ने कही थी जो अक्सर हमारे ध्यान से निकल जाती है। उन्होंने कहा था कि हर सरकार इस बात को लेकर के श्रेय लेती है और गर्व महसूस करती है कि हमने ये कानून लाया, ये विधान लाया। हमारी सरकार एक ऐसी सरकार होगी जो इस बात के लिए गर्व करे कि हमने इतने कानून हटा दिए जो निरर्थक थे, जो लोगों की जिंदगी के लिए बोझ बन चुके थे, और लगभग 1500 ऐसे कानून हटाए। सरकार बनने के 2014 में के डीओपीटी विभाग में मैं देखता हूं सबसे पहला जो कानून हटाया गया वो था कि गैजेटेड अफसर से अपने दस्तावेज अटेस्ट करवाना। और जहां से मैं आता हूं वहां पर भी जब 9वीं 10वीं कक्षा में पहुंचते थे तो गैजेटेड अफसर से दस्तखत करवाने तो समझ नहीं आता था गैजेटेड अफसर कैसा होता है। तो 3 आंखें होती होंगी, 2 नाक होते होंगे, क्योंकि उस तरह के प्रपेक्ष में गैजेटेड अफसर कोई बहुत अलग प्राणी समझा जाता था। कितना बोझ था उसको हटा दिया। सेल्फ अटेस्टेशन का रूल आया और एक संदेश दिया कि ये ऐसी सरकार है जिसमें इतनी क्षमता है कि अपने नौजवानों पर विश्वास करके अ गवर्नमेंट विच हैज़ द कैपेसिटी टू ट्रस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री। और क्यों ना हो, क्योंकि जब 70% हमारी जनसंख्या युवाओं की, तो मुझे लगता है कि अभूतपूर्व क्रांतिकारी आउट ऑफ बॉक्स निर्णय किए गए। आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, गरीब तक पहुंचने के लिए, गृहिणी तक पहुंचने के लिए, जो पीड़ित शोषित पिछड़े वर्ग थे उन तक पहुंचने के लिए, और विशेषकर युवाओं की जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग लाने में। शुरू में कई बार युवाओं को दिक्कत होती है कि साहब इंटरव्यू खत्म हो गए, अब सिफारिश नहीं होगी, अब वो सो कॉल्ड जैक नहीं लगेगा। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ आने लगा कि हाँ, अगर कोई गरीब का बच्चा आता है, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत से रिटन टेस्ट में वो 100 नंबर लेता है, तो किसी को कोई हक नहीं कि उसको वाइवा में, ओरल में 5 नंबर दे करके सिलेक्शन से वंचित किया जाए। तो इस तरह से जब न्यायपूर्वक की प्रणाली बनेगी तो लोगों को विश्वास आएगा और उनमें एक अपने अंदर एक सेंस ऑफ एस्टीम आएगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि ना केवल इकोनॉमिक सशक्तिकरण हुआ, ना केवल आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, बल्कि हमारे अंदर हमारे आत्मविश्वास का भी सशक्तिकरण करने का काम इन 6 वर्षों की योजनाओं के द्वारा हुआ है। आप आत्मविश्वास के सशक्तिकरण की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत की बात की थी और आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पूरा दिन निकल जाएगा, अचीवमेंट्स बताने की बात आएगी। तो उम्मीद करते हैं आप एक दिन बिताएंगे जी न्यूज के साथ, अचीवमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, चैलेंजेस के बारे में भी बात करेंगे। वो अपने आप में एक अलग तरीके का अनुभव होगा हमारे दर्शकों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से हमें ये टाइम दिया है। हमारे जो करोड़ों दर्शक हैं उन्हें मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, आपकी सोच क्या है, उसके पीछे गोल्स क्या है, और कैसे आम नागरिक को जोड़ने की कोशिश है, और कैसे आम नागरिक को इन सुविधाओं का, इन योजनाओं का फायदा उठाना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.